हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा, ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में नागरिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में नागरिक सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि भारत में सिविल सेवाओं की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा भारत में सिविल सेवाओं की नींव रखी गई थी। लेकिन सिविल सेवाओं को व्यवस्थित और मॉडर्नाइज किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, और इसी वजह से इन्हें सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी, तो 1793 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके व्यक्तिगत व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हिंदुओं के लिए बनारस में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में की गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो याद रखिएगा, भारत में नागरिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्पेशल प्रोसीजर रिगार्डिंग मनी बिल डिस्क्राइब्ड। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए फ्रेंड्स, धन विधेयकों के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ये दी गई है अनुच्छेद 109 में। किस में दी गई है? आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया के से संबंधित प्रावधान है वो दिए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो धन विधेयक होता है यानी कि मनी बिल होता है, इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, इसको सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और लोकसभा से पारित होने के बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा की सिफारिशों के लिए जो है इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, और 14 दिनों के अंदर जो राज्यसभा होती है वो अपनी सिफारिशों के साथ इसको लोकसभा में वापस भेजती है। और अगर राज्यसभा के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है 14 दिन के अंदर, तो जो मनी बिल है, धन विधेयक है, उसको दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाता है। तो याद रखिएगा, धन विधेयक जो है ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और जो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान है वो दिए गए हैं आर्टिकल 109 में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संविधान का प्रथम अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद है, उसमें क्या दिया गया है, तो उसमें दिया गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है कि भारत में अलग अलग राज्य हैं जो कि मिलकर एक संघ बनाते हैं, और ये जो अनुच्छेद है, पहला जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, ये भारत की संघीय संरचना को परिभाषित करता है। तो याद रखिएगा, इसमें दिया गया है कि जो भारत है ये राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो इनमें से ऐसी कौन सी समिति है जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जीवीके राव समिति है, जीवीके राव समिति की जो स्थापना है ये की गई थी 1985 में। कब की गई थी? 1985 में की गई थी। और ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था के जो कामकाज थे उनमें सुधार करने की सिफारिश की गई थी जीवीके राव कमेटी के द्वारा।
तो ये भी किससे संबंधित है, ये पंचायती राज समिति से, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। LM सिंघवी कमेटी यानी कि LM सिंघवी समिति जो है ये भी किससे संबंधित है, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका जो गठन किया गया था 1986 में किया गया था और LM सिंघवी समिति ने जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी जाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी जो है ये भी किससे संबंधित है, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के उपायों से संबंधित सुझाव दिए थे और इसने पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसको द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। और जो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति जो है ये भी किससे संबंधित है, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और उसने जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको 3 स्तरीय यानी कि त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका गठन कब किया गया था, तो 1977 में किया गया था। अब देखिए PVN राव कमेटी। PVN राव कमेटी जो है इसका गठन किया गया था 1991 में और ये किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। याद रखिएगा, आंसर होगा इसका हमारा B, PVN राव कमेटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, By which of the following constitutional amendments was Delhi given the status of national capital? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो इनमें से ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो ये हुआ था 69वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1991 में। कब हुआ था, 1991 में जो है 69वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन B, 69th अमेंडमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोहरा कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बोहरा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए फ्रेंड्स, बोहरा समिति का जो गठन किया गया था ये किया गया था 1993 में। 1993 में जो है बोहरा समिति का गठन किया गया था और इस समिति का मुख्य कार्य क्या था? तो इस समिति का मुख्य कार्य राजनीति में जो अपराध के प्रभाव थे उनका अध्ययन करना जो है इस समिति का मुख्य कार्य था। जैसे कि जो अपराधी, राजनेता और जो नौकरशाह थे उनके बीच कैसे संबंध थे, उनके संबंधों का अध्ययन करना जो है इस समिति का मुख्य कार्य था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन D, कोल्यूजन बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स। राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ का अध्ययन करना जो है इस समिति का कार्य था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन D। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया फ्लोइंग थ्रू ए सिंगल स्टेट? एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि एक ही राज्य में बहती है और एक ही राज्य में बहने वाली वो भारत की सबसे लंबी नदी है? मतलब राज्य के अंदर की बात की जा रही है, पूरे भारत की बात नहीं की जा रही है। तो देखिए, बनास रिवर जो है ये कहाँ पर बहती है? ये राजस्थान में बहती है। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में बहती है और ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, बनास रिवर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन C, बनास। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इज़ द फर्स्ट विनर ऑफ वर्ल्ड कप फुटबॉल? विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व कप फुटबॉल का जो प्रथम विजेता देश है ये है उरुग्वे। उरुग्वे जो है ये विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है और 1930 में इसने ये पहला विश्व कप जीता था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन C, उरुग्वे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एरिया शैल बी कंसिडर्ड ए डेजर्ट इफ? किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि? तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी क्षेत्र को मरुस्थल कब माना जाएगा? एक तो वहाँ पर एनुअली जो रेनफॉल है यानी कि वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से अगर कम हो तो उस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। इसके अलावा वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो और वहाँ का जो टेम्परेचर है दिन और रात का टेम्परेचर उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर हो और वहाँ की जो मिट्टी है वो बंजर हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें उस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा अगर वहाँ पर इस तरीके की परिस्थितियाँ हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन C, एनुअल रेनफॉल इज़ लेस दैन 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? दिए गए विकल्पों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देख लेते हैं। तो देखिए, बेतवा,
बेतवा जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। हिंडन, हिंडन, चंबल, चंबल, केन और टोन्स, ये क्या हैं? ये कुछ यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए चंबल हो जाएगा, केन हो जाएगा और बेतवा हो जाएगा। लेकिन घाघरा, घाघरा जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी है घाघरा नदी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रू विच पास डज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इंडिया? किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ऐसा कौन सा दर्रा है जिससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये है यांग्याप पास। यांग्याप दर्रे से होकर के जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और यांग्याप जो पास है ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में जो है यांग्याप पास है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यांग्याप पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज 90 ईस्ट रिज लोकेटेड? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज जो है ये इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड द प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट द सुरेश तेंदुलकर कमेटी टू डिटरमाइन पॉवर्टी इन इंडिया? भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था 2005 ईस्वी में। कब? 2005 ईस्वी में जो है सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने गरीबी रेखा की गणना करने के लिए एक नई पद्धति विकसित की थी जो कि 2009 में प्रस्तुत की गई थी। कब? 2009 में जो है इसने अपनी जो पद्धति विकसित की थी उसको पेश किया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2005। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानीगंज ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर? पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोल सेक्टर यानी कि कोयला क्षेत्र के लिए, कोयले के खनन के लिए जो है पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है ये काफ़ी फेमस है। रानीगंज के ऊपर एक मूवी भी बनी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज कार्बन टैक्स? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड ने जो है कार्बन टैक्स पर सबसे पहले विश्व में टैक्स लगाया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फिनलैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थी? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम सभी जानते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The provision of judicial review in the Indian Constitution has been taken from the Constitution of which country? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, ये व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं तो देख लेते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य हैं ये भी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, तो मैंने आपको बता दिया है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन लीडरशिप कॉल्ड? एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर जो आधारित शासन प्रणाली है उसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली या फिर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंटर गवर्नमेंट होती है वो एक ही आदमी के हाथ में होती है और उसे कौन चलाता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति चलाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंशियल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित की गई हैं? तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं ये संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 में दी गई है। कौन से? 308 से 323 अनुच्छेद में जो है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 308 से 323 में। और ये जो अनुच्छेद हैं ये किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं पार्ट 14 के अंतर्गत, यानी कि भाग 14 में आते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद हु अमंग द फॉलोइंग? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, संसदीय शासन में पूछा है, संसदीय शासन में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद होती है उसके पास होती है। तो ऑप्शन में प्राइम मिनिस्टर दिया है तो आंसर यही हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following is responsible for the preparation of a union budget and presenting it to the parliament? निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इनमें से ऐसा कौन है जो कि संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि आर्थिक कार्य विभाग। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, ये संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग हुज रेन डिड डोमिंगो पायस द प्रोमिनेंट फॉरेन ट्रैवलर टू विजयनगर कम टू इंडिया? विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो विजयनगर आने वाला जो प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस था ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है ये डोमिंग पायस भारत आया था और ये एक पुर्तगाली यात्री था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन वैदिक सिविलाइजेशन द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ आर्यंस वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स? वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? तो वैदिक सभ्यता में आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी इसको 5 भागों में बांटा गया था। कितने? 5 भागों में बांटा गया था। पहला कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इसमें से जो कुल था ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी, स्मॉलेस्ट यूनिट थी और जो सबसे बड़ी यूनिट थी वो थी राष्ट्र। याद रखिएगा, कुल मिलकर के ग्राम बनाते थे, ग्राम मिलकर के विश्व बनाते थे और विश्व मिलकर के जन बनाते थे और जन मिलकर के राष्ट्र बनाते थे। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वैदिक सभ्यता में आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी उसको 5 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है ये है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदारो और ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है तो आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। याद रखिएगा, राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर अमंग द रिवर्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड हैज़ द एंशियंट नेम ऑफ सदानीरा? ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा जो है ये किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये है गंडक का। गंडक का जो है प्राचीन नाम क्या था? सदानीरा था। अब देखिए फ्रेंड्स, झेलम है, झेलम का जो पुराना नाम था ये था वितस्ता।
वितस्ता। सतलुज को किस नाम से जाना जाता था? तो शतुद्री के नाम से जाना जाता था। और व्यास को किस नाम से जाना जाता था? तो विपाशा। याद रखिएगा, गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। विच नेशनल पार्क इज कॉल्ड पैराडाइज फॉर बर्ड्स? किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? ऑप्शंस हैं केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, रोहिला नेशनल पार्क या फिर भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।